नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है जो पेपर है शिक्षा दर्शन, ठीक, या इसको उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा या शैक्षिक विचार एवं व्यवहार कई नामों से जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें हमने अभी तक पाश्चात्य दर्शन जो हम पढ़ रहे थे, पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद का अध्ययन हमने किया और फिर इनका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन एक साथ में किया। अब हमारा एक प्रमुख जो टॉपिक है यथार्थवाद और शिक्षा, रियलिज्म एंड एजुकेशन, यथार्थवाद और शिक्षा, इसकी हम संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु को वास्तविक मानती है, जो वस्तु को वास्तविक मानती है और यथार्थ मानती है। कहती है कि जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो वास्तविक है और यथार्थ है। इसी वस्तु को वास्तविक या यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को यथार्थवाद, वास्तववाद या यथार्थवाद कहा गया। अब अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, जो रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म जो है अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है। रियलिज्म जो शब्द है वो अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है। रियल मतलब होता है वास्तविक, वास्तव, यथार्थ, और इज्म का अर्थ होता है वाद। तो रियलिज्म जो शब्द जो है वो अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है, जो अंग्रेजी का रियल शब्द है। और रियलिज्म तो अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है, लेकिन जो रियल शब्द है वो ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है। रियल शब्द जो अंग्रेजी का है वो ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है। रेस शब्द से बना है। रेस शब्द का अर्थ होता है वस्तु। रेस शब्द है जो ग्रीक भाषा का, जिससे रियल शब्द बना है, और रेस शब्द का ग्रीक भाषा का जो शब्द है इसका अर्थ होता है वस्तु। तो इस तरह से कह सकते हैं हम वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। यथार्थवाद क्या है? वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा, जो वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करती है, मानती है, ठीक। ये अब हम यथार्थवाद के बारे में चर्चा करें तो हम पहले भी इसके शुरुआत कहाँ से, थेल्स से होती है, इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। लेकिन वास्तविक रूप से पहचान दिलाने का काम अरस्तु ने किया, जो प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो प्रमुख आदर्शवादी दार्शनिक थे, उनके शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु उनकी विचारधारा को मानते थे, लेकिन उसका कुछ संशोधित रूप में स्वीकार करते थे, और उन्होंने एक नई विचारधारा की शुरुआत की, यथार्थवाद। कई जगह पर अरस्तु को यथार्थवाद का जनक कहा गया है। तो अरस्तु थे, और अरस्तु के इस विचारधारा को हॉलैंड के इरेस्मस, फ्रांस के रवेले और लॉर्ड मेंटेन, ब्रिटेन के रिचर्ड मूलकास्टर, फ्रांसिस बेकन और जॉन मिल्टन तथा जॉन लॉक, जर्मनी के रटके और ज़ेकोस्लोवाकिया के कमेनियस ने इस विचारधारा को, यथार्थवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब हम अगर विचारधारा को सही मायने में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और आचार मीमांसा को एक्सियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व मीमांसा की चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा में हमने पहले भी चर्चा किया है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति, जहाँ एक तरफ आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से मानते हैं, सूक्ष्म तत्वों से मानते हैं, विचारों से मानते हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं जगत को। वहीं यथार्थवादी जो हैं इसके विपरीत इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों यानी कि स्थूल से मानते हैं, भौतिक तत्वों यानी स्थूल से मानते हैं। और यथार्थवाद
के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है और पदार्थ अपने आप में पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है। पदार्थ की अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है। ये पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य भी मानते हैं। पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य भी मानते हैं। तो हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। तत्व मीमांसा के अनुसार, यथार्थवाद की तत्व मीमांसा के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थूलों से यानी कि पदार्थ से हुई है। पदार्थ ही अंतिम सत्य है और उसकी स्वतंत्र सत्ता है। ठीक, पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है, पदार्थ अंतिम सत्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल में पदार्थ है। ठीक, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सभी यथार्थवादी एक मत नहीं है, कोई मानता है और कोई नहीं स्वीकार करता है। ठीक, ये तत्व मीमांसा की बात होती है। फिर ज्ञान मीमांसा की बात आती है। ज्ञान मीमांसा के बारे में मनुष्य को यथार्थवादी एक बौद्धिक प्राणी के रूप में स्वीकार करते हैं। यथार्थवादी मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी के रूप में स्वीकार करते हैं, पर उसकी बुद्धि को भी वो शरीर का एक अंग मानते हैं। मनुष्य की बुद्धि को भी शरीर का एक अंग मानते हैं, उसे स्नायु जनित मानते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, उसे ही सामान्य भाषा में वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, उसे सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती है, नाक, कान, आँख, त्वचा और जिह्वा। ठीक, फिर मूल्य मीमांसा की बात की जाए, भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना मानते हैं, जो मनुष्य की क्रियाशीलता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है। हमने पहले भी कहा तत्व मीमांसा के अंतर्गत सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कर्ता और उपादान कारण की चर्चा की जाती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की जाती है। ठीक, और आचार मीमांसा के अंतर्गत उद्देश्यों की बात की जाती है, करणीय अकरणीय कार्यों की बात की जाती है, तो इसकी चर्चा की जाती है। फिर यथार्थवाद की परिभाषा पर हम आते हैं। इसके बाद यथार्थवाद की परिभाषा, डिफिनेशन की बात करते हैं, यथार्थवाद की परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषाओं में स्वामी रामतीर्थ की एक परिभाषा है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है, यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है। ठीक, यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है, ऐसा स्वामी रामतीर्थ का मानना था। स्वामी राम, शार्ट में कह सकते हो, स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यह संसार वैसा ही है जैसा हमें दिखाई पड़ता है। ठीक, अब अगर इसके ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर बात की जाए तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है, इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और पदार्थजन्य संसार को ही वास्तविक मानती है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार को नहीं मानती। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है, ये ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है
और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है या प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, जो पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद में कहा गया, ऐसे ही यथार्थवाद में कहा जाता है कि यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है। कहती है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है। ठीक, और वह मानती है कि जो ये पदार्थ जगत है, पदार्थजन्य जगत है, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा संसार नहीं है, कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। और आप कह सकते हो कि पाश्चात्य दर्शन की ये प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के बाद ये उससे अलग एक सोच रखती है, जो सोच है कि ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को ये स्वीकार करती है। यथार्थवादी दार्शनिक जो भी थे, ये ईश्वरवादी भी थे, ईश्वर से डरते थे, ईश्वर से भय खाते थे, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नकारते नहीं थे। भले ही वो कहते थे कि भौतिक जगत सत्य है, लेकिन ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को भी स्वीकार करते थे। और पदार्थजन्य आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानते थे, और यह प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, जो पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और उनका समुचित प्रयोग के द्वारा सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है, सुखपूर्वक जीवन संभव हो सकता है। ये परिभाषाएं थी। परिभाषाओं के बाद अगर बात की जाती है सिद्धांत की, यथार्थवाद के सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला सिद्धांत हम कह सकते हैं यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। नंबर 1, यह ब्रह्मांड पहला सिद्धांत क्या होगा? यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, यानी कि पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता है और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थों के स्वरूप के परिवर्तन स्वरूप हुई है। ठीक, दूसरा सिद्धांत क्या होगा? यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है? यह भौतिक संसार ही सत्य है, जो हमको इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, यही भौतिक संसार सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। ये दूसरा सिद्धांत हो जाता है। फिर तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है और परमात्मा धर्म सिद्ध सत्ता है। आत्मा क्या है? आत्मा एक पदार्थजन्य चेतन तत्व है और परमात्मा एक धर्म सिद्ध सत्ता है। ठीक, फिर है अगला सिद्धांत चौथा कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मनुष्य के बारे में जहाँ आदर्शवादी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति या रचना है, वही प्रकृतिवादी सर्वश्रेष्ठ जीव मानते हैं, प्रयोजनवादी सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं। इसी तरह से यथार्थवादी जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मानते हैं। ठीक, इसके अलावा फिर पांचवा सिद्धांत में बात की जाती है मनुष्य का विकास उसकी नियमितता के अनुसार होता है। मनुष्य का विकास उसकी नियमितता के अनुसार होता है। छठा सिद्धांत की बात की जाए, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। सातवां, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। और आठवां है वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान और उसका प्रयोग आवश्यक है। ठीक, राज्य के बारे में इन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है। ठीक, अब अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में इनके क्या सुझाव है यथार्थवादियों की, तो कमेनियस ने एक डिफिनेशन दी है। कमेनियस के अनुसार सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ठीक, फिर
अब उद्देश्यों की बात की जाती है, सिद्धांतों के बाद उद्देश्यों की बात की जाती है। तो उद्देश्यों में यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में पहला हम उसके इस तरह अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो उनके उद्देश्यों का मानना था कि मुख्य उद्देश्य क्या था। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुखमय बनाना था। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव जीवन को सुखमय बनाना। लेकिन इसके साथ साथ आप कह सकते हो नंबर 1 शारीरिक और इंद्रिय प्रशिक्षण, शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा मानसिक शक्तियों का विकास, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, प्रकृति में जिस समाज में रह रहे हैं, अपनी प्रकृति के बारे में और अपने समाज के बारे में ज्ञान शिक्षा द्वारा बच्चों को कराया जाना चाहिए। फिर है चौथा उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक, ये चाहते थे कि शिक्षा द्वारा बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। ठीक, इसके साथ साथ पांचवा आप कह सकते हो व्यावसायिक उन्नति। पांचवा उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक उन्नति। ये यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को सुखमय बनाना। मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन को सुखमय बनाना। इसके अलावा पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण। शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना। फिर दूसरा है मानसिक शक्तियों का। जब हमारा शारीरिक विकास हो जाए तो शिक्षा को चाहिए कि हमारा मानसिक विकास करे। ठीक, फिर मानसिक विकास के बाद प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य कि हम अपने प्रकृति के बारे में, अपने समाज के बारे में, उसके बारे में परिचित हों। चौथा उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बच्चों के अंदर शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किए जाने चाहिए। और पांचवा व्यावसायिक उन्नति। व्यावसायिक उन्नति मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मानव जीवन के सुखमय बनाने के लिए व्यावसायिक उन्नति आवश्यक है। अगर शिक्षा लेने के बाद मनुष्य रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता है, तो शिक्षा उसकी निरर्थक मान ली जाती है। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य उसका व्यावसायिक उन्नति भी होनी चाहिए उसको, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब उद्देश्य के बाद उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है। हम सबसे पहले शिक्षा के अपने उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, निश्चित करते हैं। फिर उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी, जिस प्रकार के हमारे उद्देश्य हैं उसी तरह से पाठचर्या का चयन हम करते हैं। शिक्षा द्वारा यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करने की बात की जाती है। और पाठचर्या में उसकी जो पाठचर्या विस्तृत पाठचर्या प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पाठचर्या में बहुत सारे विषय और उनकी अलग अलग उपयोगिताएं बताई गई, लेकिन मुख्य जो अधिक बल दिया गया व्यावसायिक शिक्षा पर, जो व्यावसायिक शिक्षा था उस पर ज़्यादा बल दिया गया। और विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, कानून ये प्रमुख विषयों में आते थे। साहित्य, कला, संगीत आदि गौड़ विषयों की श्रेणी में आते थे। बेकन पाठचर्या में प्रमुख स्थान जो बेकन थे, फ्रांसिस बेकन जो ब्रिटेन के दार्शनिक थे, फ्रांसिस बेकन अपनी पाठचर्या में विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। इसके साथ साथ उसके बाद विज्ञान के बाद साहित्य और दर्शन को। कमेनियस जो थे पादरी थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे, चर्च में पादरी थे, इसलिए स्कूली पाठचर्या में धर्म शिक्षा को भी स्थान देते हैं और धर्म को जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं। फिर अगर बात की जाए पाठचर्या के बाद बात आती है शिक्षण विधियों की।
शिक्षण विधियों की शिक्षण विधियाँ जो थी, शिक्षण विधियाँ को यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देते हैं। कमेनियस ने शिशुओं की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को महत्व दिया। मिल्टन ने भ्रमण और यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। लॉक ने निरीक्षण विधि को महत्वपूर्ण बताया। देशाटन विधि को महत्वपूर्ण बताया। ठीक, ये बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित है, इसलिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्ग के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। ठीक, अलग अलग से शिक्षण विधियों के उस पर यथार्थवादियों ने हमें शिक्षण के अनेक सूत्र दिए, जिसमें रटके द्वारा विकसित शिक्षण सूत्रों में 3 सूत्रों का महत्व आज भी माना जाता है। शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान। पहला सूत्र क्या था रटके का, कि शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान। सबसे पहले बच्चे को वस्तु से परिचित कराओ, फिर उसके बारे में बताओ। पहले उसको दिखाओ वो वस्तु, फिर उसको उसके बारे में बताओ शब्दों के माध्यम से। तो शब्द पहले नहीं, पहले शब्दों के ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। ठीक, दूसरा था आवृत्ति द्वारा ज्ञान, अथवा जो भी कराया जाए, जो भी सिखाया जाए उसको दोहराया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, उस पर एक्सरसाइज किया जाए। इसके साथ साथ क्रिया द्वारा सिखाने की बात कही। पहला जो रटके ने शिक्षण सूत्र बताया था, उसमें ये जान लीजिए, समझ लीजिए संक्षिप्त में, शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। एक तथ्य स्पष्ट करने से पहले दूसरा तथ्य पढ़ाने से पहले पहला तथ्य स्पष्ट कर दिया जाए। जो आप पहले तथ्य आपने बताया उसको पहले स्पष्ट कर दो, पहले सिखा दो, फिर अगले स्टेप पर जाओ। और तीसरा आवृत्ति। ठीक, कमेनियस ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। शिक्षण सूत्रों के कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञान देने की बात की, शिक्षा मातृभाषा से के माध्यम से देने की उन्होंने बात की। ज्ञान को रटाया न जाए, उन्होंने बताया। जो कुछ पढ़ाना हो वो स्वाभाविक व व्यवहारिक रूप से स्पष्ट करके उसको पढ़ाया जाए, इसकी बात। रटने के स्थान पर सीखने पर अधिक बल दिया जाता था इनके द्वारा। ये शिक्षण विधियों के बारे में था। शिक्षण विधियों के बाद बात आती है अनुशासन। तो यथार्थवादी शिक्षा अनुशासन की बात की जाती है। अनुशासन के बारे में जब हम बात करते हैं, ये यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में है और इनके लिए विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन का तात्पर्य वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन है। इनके अनुसार वह छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है। वह छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है, कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता है। कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता है, अपने आप को उस योग्य बनाता है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को अनुशासन के क्षेत्र में स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा भौतिक पर्यावरण देने की बात करते थे जिससे बच्चा अपने आप अनुशासित हो जाए, ये उसके स्वभाव में अनुशासन आ जाए। कह सकते हो स्वानुशासित, अपने द्वारा। ठीक, प्रभावात्मक अनुशासन की बात की गई। अब अनुशासन के बाद बात आती है शिक्षक की। शिक्षक की बात की जाए तो यथार्थवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु आदर्शवादियों के भांति उन्हें न मुख्य स्थान देते हैं और न प्रकृतवादियों की तरह उनको नकार देते हैं। ठीक, यथार्थवादी शिक्षकों से यह आशा करते हैं कि वह बच्चों के सामने वस्तुओं एवं क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें, वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करें और निरीक्षण करने तथा निर्णय लेने के लिए उनको प्रेरित करें, अवसर दें। इस प्रकार से विकसित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है।
शिक्षक को सबसे पहले बच्चों के मनोभावों को जानना चाहिए। ये जानना चाहिए क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, इसकी जानकारी यानी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ठीक, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो और ये भी कहते हैं कि शिक्षक जो भी पढ़ाएगा, जो भी सिखाएगा, वो करके सिखाएगा और फिर उसके बाद कराने के बाद वास्तविक स्वरूप में बताएगा। बताने के बाद उसको बच्चे को खुद से करने का अवसर प्रदान करेगा। जब खुद से बच्चे करेंगे तो उस तरह से सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक, फिर शिक्षक के बाद बात आती है शिक्षार्थी की। शिक्षक के बाद बात की जाए तो शिक्षार्थी की बात आती है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी से क्वेश्चन भी निकल कर आए हैं कई बार कि यथार्थवादी विचारक जो जॉन लॉक थे, जॉन लॉक जो थे वो बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते थे। ये पूछा गया है कि बच्चे को कोरी स्लेट कौन मानता था, कौन विचारक? तो जो जॉन लॉक थे वो बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते थे। इनका विचार था कि उनको जैसा पर्यावरण दिया जाएगा, जैसा वातावरण दिया जाएगा वैसा ही वो बनेंगे। कमेनियस ने इस बात पर बल दिया कि बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के अनुकूल उनको कार्य कराए जाने चाहिए। ठीक, यथार्थवादी बच्चों के प्रति सजग रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का विधान करते हैं और शिक्षार्थी ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो शिक्षार्थी के बारे में यथार्थवादियों का विचार है। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे जन्म से कोरी स्लेट होते हैं, उनको जिस तरह से वातावरण मिलेगा, जिस तरह से पर्यावरण मिलेगा वैसा ही वो बनेंगे। कमेनियस कहते हैं कि बच्चों के साथ, बालक के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और इनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ध्यान में, शारीरिक मानसिक क्षमताओं को तथा इनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक, जिस प्रकार जिस क्षेत्र में वो रुचि ले रहे हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाए। ये शिक्षार्थी, और शिक्षार्थी ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ऐसा ये मानते हैं। फिर शिक्षार्थी के बाद बात आती है विद्यालय की। विद्यालय की बात की जाती है तो विद्यालय के बारे में, विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाओं के रूप में यथार्थवादी स्वीकार करते थे। कहते थे कि विद्यालय जो हैं वो मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाएं हैं, जिसमें मनुष्य का निर्माण होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, क्षमताओं को, रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक होनी चाहिए। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ तक ये तो यथार्थवादी ये भी कहते हैं कि एक शिक्षक एक शिक्षार्थी पर होना चाहिए। ठीक, लेकिन आज के समय में संभव नहीं है। तो ये आपका यथार्थवाद था, यथार्थवाद का संक्षिप्त सा परिचय था। आगे की विषय के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।